आप जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं, जरूरी नहीं कि जीवन भी आपके लिए वैसा ही सोचे। मेरा नाम पिंकी है। अगर आप घर में जवान लड़की हैं, तो माँ आपके लिए चिंता का विषय है। मेरी उम्र 28 साल से ऊपर थी और मेरे कई रिश्ते थे। वह हमारे शहर से थोड़ी दूर एक गांव में रहता था। लड़के का नाम दीपक है। लड़का अच्छा था और उसकी खेतीबाड़ी भी कम थी। लड़के के घर में माँ नहीं थी। घर में सिर्फ उसके पिता और मैं ही रहते थे। उससे शादी करना चाहते थे। उसके बड़े भाई के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे और कुछ नहीं पता था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं भी खुश था कि माँ, आपकी चिंताएं अब दूर हो रही हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा? संगीत। उसे देखने के बाद मैं उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के रचाई जा रही हो। पर मैं मन ही मन सोच रहा था कि जो भी विचार मेरी माँ के मन में आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा पाने की उम्मीद लेकर बैठा था। मैं उसके घर गया। मुझे पता था कि उसका घर गांव में है, पर यह नहीं पता था कि उसका घर खेतों में है। घर के आसपास कुछ दूरी तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। उसका घर भी बहुत बड़ा था। इतना बड़ा घर और सिर्फ हम 3 लोग। घर में घुसते ही मुझे थोड़ी असहजता महसूस होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जगह नहीं है। हो सकता है ऐसा हो जाए। शायद मुझे भी मेरी तरह इन दोनों की आदत हो जाए। शायद सभी लड़कियां ऐसी ही होंगी। मेरी माँ इन सब बटनों में खोई हुई थी, लेकिन अभी सबसे मुख्य चिंता यह थी कि क्या मेरा पति मुझसे शादी करके खुश है या नहीं। अभी तक मैंने उससे बात नहीं की थी और उससे बात करने का इंतजार कर रही थी। शादी की रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तरह तरह के सवाल थे। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और इंतजार करते करते आधी रात हो गई, लेकिन अभी तक मेरे पति कमरे में नहीं आए थे वगैरह। रात के बाद मुझे लगा कि शायद उसे कुछ होगा। शादी में बहुत कम लोग होते हैं और सबका ख्याल रखना होता है। यही सोचकर मैं वहीं बिस्तर पर सो गया। सुबह उठा और तैयार होकर बाहर निकला तो देखा कि घर के शुरू में कोई सो रहा है। शादी की पहली रात को कोई अपनी बीवी के कमरे में बैठा था। तुम बाहर क्यों सोओगे? मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और पूछा, बेटा, सब ठीक है। अगर मैं एक छोटे से बटन पर गुस्सा हो जाऊं तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी कि इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। संगीत। संगीत। मुझे यह अजीब लगा कि घर में ही इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। मेरे पति घर छोड़कर चले गए थे। वो पूरा घर देख रही थी और सफाई भी कर रही थी। उसने उसे दरवाजे के नीचे रख दिया। मेरी माँ अभी भी सवाल उठा रही थी। मैंने अपने ससुर से कहा, पापा, मुझे चाबी दे दो, मैं इसे साफ कर दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, इसे रसोई में इसके नीचे ही रहने दो। इसमें एक छोटा कैमरा है, इसे चालू न होने दो। उन्होंने दयालुता से कहा। मैं तो उन्हें देखकर ही डर गई। पता नहीं क्यों वो इस चीज पर गुस्सा हो गए। उस समय तो मैंने बस इसे हिला दिया, लेकिन फिर बाद में मैं सोचती रही कि इसमें क्या है। संगीत। मैं चला गया। मैंने पूरा घर देख लिया पर अपनी पत्नी की एक भी तस्वीर नहीं देखी। वैसे ये बात थोड़ी सोने लायक थी। नया घर और वो भी लगभग सुनसान जगह पर, कई सवाल भी। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। रात हो गई ससुर जी। हाँ, हम दोनों घर आ गए थे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। जैसा कि मैंने कहा, इस घर में थोड़ा अजीब लग रहा था। घर में बात करने वाला कोई नहीं है। मैं सोच रही थी। संगीत। मुझे डर लग रहा था। वो कमरे में थी। वो आई लेकिन बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखती हुई बिस्तर पर सो गई। शायद उसके पापा ने उसे समझाया होगा।
मैंने उससे थोड़ी बात करने की कोशिश की और कहा कि अगर ठंड लगे तो नंबर ले लेना, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने भी कुछ देर उससे बात करने की कोशिश की। रोहू दिन के बाद कमरे में सोता था, लेकिन मेरी तरफ पेट करके और बिना कुछ बोले। यह कैसी शादी थी? मेरे पति मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। मेरे ससुर ने पहले ही समझा दिया था कि ज्यादा सवाल मत पूछो, इसीलिए मैं कुछ बोलती थी या फिर वे पूछते ही नहीं थे। एक रात मैं अचानक जाग गई और देखा कि वे कमरे में नहीं थे। मुझे लगा कि वो बाथरूम गया होगा, पर डरने के बाद भी जब वो नहीं आया तो मैं कमरे के बाहर गई तो देखा कि वो वापस मेरे कमरे में आ गया है। मुझे लगा कि वो जिंदा है, पर मुझे अपनी माँ का ख्याल आया। संगीत, संगीत। मैं अंदर सो रही थी, सोच रही थी कि ये सब क्या है। वो कमरे में आया। मैंने सोनी बनने का नाटक किया। अब मुझे उसके आने का डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने डर और विचारों पर काबू पा लिया। क्या उस औरत की आवाज आ रही थी? क्या मेरी बहन की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? क्या वो जिंदा है, और अगर है तो घर में इतने सारे लोगों के रहते हुए भी उसे इस तरह क्यों बांध कर रखा गया है? अगर कोई राज है तो उसमें किस तरह की शक्ति है? मेरे ससुर ने भी उसे पूरे दिल से कमरे में स्वीकार कर लिया था। मैं उसे सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर ले गई थी। अब तक मैं धीरे धीरे सो रही थी। संगीत, चाबी मेरे पति के पास थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगी। आवाज लगाई, शायद कोई जवाब दे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आवाज लगाने से मेरे पेट से या ससुर से कोई जाग जाएगा। मैंने समझा कि अगर उसे कमरे में जाना है तो चाबी लेकर आना होगा। मैं वहां से चली आई। बाद में मैं बहुत बेचैन हो गई, लेकिन मेरे पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उनके लिए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह सुबह मेरे माँ बाप अचानक मेरे ससुराल आ गए और वहां से दहाड़ रहे थे, इसलिए वे मुझसे मिलने आए। मैं अपनी माँ को देखकर रोने लगी। संगीत, संगीत। लेकिन मैं अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। उनकी मृत्यु के बाद जब मेरे ससुर घर पर थे तो मैंने उनसे पूछा, पिताजी, तो माँ, पैसे कैसे आए? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत गलत बात पूछ ली हो और कहा, बेटा, तुम मुझसे तो पूछ सकती हो, लेकिन भूल से भी अभी अपने पति से मत पूछना। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। इस बारे में बात मत करना। हमने अब इतना कुछ कर लिया है। मुझे रात आने का डर सताने लगा है। फिर से वही होगा। मेरे पति वगैरह। रात को उनके कमरे में जाती और वहां से मुझे बहुत धीमी सी आवाज सुनाई देती। उस रात मैंने तय कर लिया था कि आज चाबी लेकर ही रहूंगा। रात को कमरे में आने के बाद ही उन्हें लेकर जाऊंगा, और कुछ डर के बाद वो सो गई तो सुबह सुबह मैं उन्हें कमरे में ले गया। संगीत, माँ के मन में बहुत सी बातें और डर थे। मैंने उन्हें दरवाजे के सामने देखा जहां ताला लगा था और चाबी मेरे हाथ में थी। मैं थोड़ा डरी, खड़ी हुई, सांस ली और चाबी नीचे जाकर लगी, पर फिर मेरी धड़कनें रुक गईं। वो शख्स था, मेरे ससुर। मैंने बहू की आवाज सुनी, मेरी जान उसकी आवाज में थी। मैं पलटी नहीं, पर वो मुझे देखकर मेरे पास आया और बोला, क्या कर रहे हो? हाँ, यहीं। और इस कमरे की चाबी कैसे मिली? मैं चुप रही तो उसने फिर पूछा कि ये चाबी तुम्हें मेरे कमरे से कहाँ से मिली? क्या तुम इसे कमरे से ले गई? मैंने कहा, नहीं, दीपक इसी कमरे में आता था। फिर मुझे भी रात में ऐसा लगा। पूछा कि ऐसा क्या है जो तुम्हें इस कमरे में लोग छिपे हुए हैं? रात को बेटे की आवाज यहीं से आती है। क्या दीपक की माँ इसी कमरे में है? मेरे ससुर ने यह सब सुनकर कहा कि यह मेरी गलती है, तुम्हें सब पहले ही बता देता हूँ। मैं चाहता था, नहीं जानता था कि तुम ऐसे सोने लगोगी। उन्होंने मेरे हाथ से चिड़ियाघर का दरवाजा खोला और नीचे चले गए।
जवाब सर, समाज, कपड़े, चित्र, संगीत। संगीत। लेकिन दीपक ने सहमति जताई और कहा कि उसे नहीं जाना चाहिए। मुझे बाइक अच्छी तरह से चलानी आती है, इसीलिए। उसने अपने भाई को बुलाया लेकिन जाते समय उसकी बाइक फिसल गई और गिर गई। दीपक की मां को सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। दीपक अपनी मां की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। उसका मानना है कि अगर उसने उसे अपनी मां का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा होता, अगर मैं उसे ले जाता, तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। घटना के बाद उसने उन दोनों से कहा, नहीं, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला है। बाद में मुझसे बात करना। मां को याद करते हुए वह भागने लगता है और गुस्सा करने लगता है। संगीत। उसे अपनी मां की याद न आए, इसीलिए मैंने उसका सर समाज यहाँ दिया है। वह मां से बहुत प्यार करता था। उसके फोन में बहुत सारे वीडियो हैं। शायद वह रात को अपनी मां के साथ आता है। उसने फिर से ये सब देखना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा कि अगर उसकी जिंदगी में प्यार आ जाए तो शायद कुछ हो जाए, वो फिर से खुश हो सके। इसीलिए मैंने उससे कहा कि शादी कर लो, पर वो मानता था कि उसकी मां नहीं है, तो शादी करके कैसे खुश रह सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था, उसे गलत मत समझो, उसे प्यार चाहिए। उसे ये यकीन दिलाना कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उससे प्यार करता है, वो कैसे बड़ा हो सकता है। मैंने इस बार अपने ससुर से कहा, संगीत, चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। सुबह जब घर से बाहर जाने का मन करता है तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। उसका कोई जवाब तो नहीं आया, पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर आई। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उसका दोषी महसूस करना बंद हो जाए और धीरे धीरे मैं उसकी मुस्कान वापस ला दूंगी, और मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ।